स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं बहाली की मांग को लेकर 1983 पीटीआई का धरना आज भी जारी है। अम्बाला शहर के डीईओ ऑफिस में बहाली की मांग को लेकर बैठे पीटीआई ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है और हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की खामियां हैं जो अब तक उन्हें बर्खास्त हुए 65 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे में वह अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। वहीं उन्होंने पीटीआई की आगामी 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की है। कहा है कि कोई भी पीटीआई शिक्षक इस परीक्षा को नहीं देगा। इस बीच सरकार ने गलत निर्णय लेकर 23 तारीख को पीटीआई का पेपर लेने की बात रखी है, जिसके लिए सरकार पूरे निर्दयी तरीके से जोर लगा रही है। लेकिन हमारे 1983 पीटीआई ही सरकार को अपना निर्णय पहले बता चुके हैं और सभी साथी अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि हम यह पेपर नहीं देंगे। पेपर हम पहले दे चुके हैं, वो भले ही उस समय की सरकारों की कमियां रही हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये शासन प्रशासन सरकार जाने। सिनेमा अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच के विरोध पर करणी सेना भी आक्रोशित हो गई है। करणी सेना ने आज अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय गेट के सामने कैंडल मार्च निकालकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हमला बोला है। कैंडल मार्च निकालते हुए करणी सेना की प्रदेश के संगठन मंत्री श्वेता राज सिंह ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को उद्धव ठाकरे का भोंपू बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच को रोका जा रहा है वह ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता राज सिंह ने कहा कि जब देश की बात आएगी तो करणी सेना सबसे आगे खड़ी होगी। अगर सुशांत मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो करणी सेना मुंबई की सड़कों पर उतरेगी। देखिए, हम करणी सैनिक एक साथ एकत्रित हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस प्रकार से सीबीआई जांच नहीं होने दी जा रही है उसको लेकर के हम विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार का, कि वो अपने सुपुत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ज़्यादा बजने वाला जो भोंपू है संजय राउत, उनको आज आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि औचित्यहीन वार्ता करके अपने निम्न मानसिक स्तर का इस तरह से प्रदर्शन ना करें। जिस दिन देश का युवा अपने पे आएगा उस दिन उनको भी उनकी औकात पता चल जाएगी। और यही नहीं, करणी सैनिक प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार की समस्या होगी युवाओं को लेकर के या देश को लेकर के, उसके लिए सदा करणी सैनिक खड़े रहेंगे और हर स्तर पे खड़े रहेंगे। इस चीज का पता उद्धव ठाकरे सरकार को होना चाहिए। और यही नहीं, अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो महाराष्ट्र की सड़कों पे उतर के हम जन आंदोलन करेंगे। आज भी बेरोजगारी की आड़ में युवा नौकरी की तलाश में है। वहीं चरखी दादरी के गांव आदमपुर दाड़ी की कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर मेडलों का ढेर लगाने के कई साल बाद भी सम्मानजनक नौकरी का बेसब्री से इंतजार है। देश की इस स्टार प्लेयर का दर्द उनके शब्दों में ही झलकता है। प्रियंका का कहना है कि तकलीफ और दुख होता है कि फर्स्ट श्रेणी की नौकरी तो दूर की बात है, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तक के लिए नहीं पूछा गया। हमेशा केवल आश्वासन प्राप्त हुआ है कि अच्छी नौकरी दी जाएगी और इसी आश्वासन में 6 वर्ष गुजर गए हैं। दूसरे खिलाड़ियों को जब नौकरी मिली तो उन्हें खुशी हुई, साथ ही उम्मीद जगी कि जब उसे भी नौकरी मिलेगी, किंतु इंतजार समाप्त नहीं हो रहा। 2012 का फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला पटना में, उसमें भी गोल्ड आया है और 2 ही लड़की थी उसमें भी, हम हरियाणा की। उसके बाद मैंने 2014 का एशियन गेम मिला है, तो उसमें भी वो था 17वीं एशियन गेम्स, उसमें मेरा गोल्ड रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हमने, अपना जो भी काबिलियत थी वो दिखाई मैंने उस टाइम पे। फिर भी आस थी मेरी, क्योंकि 2012 का वर्ल्ड कप खेली, उसके बाद मैंने सोची कि नौकरी की ट्राई करने के, घर वाला भी मदद करी कि नौकरी की ट्राई कर बेटा। अब तो नौकरी के लिए मैंने कुछ नहीं मिला। पैसे तो आने जाने चीज़ है, इतना गेम दिखाया, कुछ काबिलियत थी तो उसके दौरान मारते ही कुछ नहीं मिला है गेम का, उसकी एकल पैसे तो कुछ नहीं है। तो 2014 का एशियन गेम की सोची कि वो खेलने के बाद मैंने जॉब की ट्राई मिल जाएगी, उसके बाद भी कुछ नहीं दिया सरकार तो, बस कुछ बाकी तो कुछ नहीं मिला। पैसे तो मिल दिए उन्होंने, बाकी जॉब की कुछ संभावना नहीं थी। मैं यही मांग करती हूँ कि और भी कबड्डी के खिलाड़ियों को जॉब दी है तो मेरे को भी अभी जॉब की मांग है, मैंने तो कि उनको दी है तो मेरे को भी देना चाहिए उन्होंने जॉब। नई सरकारी टूर्नामेंट खेल ली हूँ मैं, इंडिया के लिए खेल ली हूँ 11 बार, तो 11 गोल्ड तो मेरे इंडिया के हैं और हरियाणा की तरफ से मैं 17 गोल्ड दे चुकी हूँ।
क्योंकि फिर भी उन्होंने हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, फिर भी मेरे को जॉब नहीं, मेरा हक है, मेरा हक है, तो मेरे को जॉब तो देनी चाहिए उन्होंने। बस मैं बात ज़्यादा मांग नहीं कर रही, मेरा हक है वो तो दो मेरे को। हक नहीं मांग, मैं अपना हक मांग रही हूँ, ना कि दूसरों का। उसका हक है, उनको वो देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही करते रहो, खिलाड़ी अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो कम से कम खिलाड़ियों को पैसे अकेले कोई चीज़ नहीं है कि पैसे ही देते रहो और आप पैसों को कोई मान्य चीज़ नहीं है। वहीं राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद निर्माण में अपनी भूमिका को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। सोमवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम सोहावल तहसील क्षेत्र स्थित धन्नीपुर गांव पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 5 एकड़ जमीन का सीमांकन कराने के साथ चिन्हांकन भी करवाया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जल्द ही अपनी 5 एकड़ जमीन पर निर्माण करना शुरू करेगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी गई थी। आज तहसील सोहावल क्षेत्रांग अंतर्गत स्थित ग्राम धन्नीपुर में जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो लोग आए थे, वक्फ बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि ज़मीन राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है, मस्जिद के नाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम अंकित हो गई है, इसलिए उस ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, डिमार्केट करा दिया जाए। इसके लिए तहसील सोहावल में एक टीम बनाई गई है। उस टीम को निर्देशित किया गया कि वहाँ जाकर के मौके पर उसका चिन्हीकरण करा दें। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग आए थे, तहसील प्रशासन आया था। जो ज़मीन जो है मस्जिद के लिए जो है धन्नीपुर और रमनाही में दी गई है, उसका जो है सीमांकन होना था। वही सीमांकन होकर जो है खंडक लगाई जाएगी। ज़मीन की नाप जोख हो रही थी। अब जो है बस इसमें काम लगना है, खंडक लगेगी, मेड़बंदी होगी। उसके बाद ट्रस्ट के कितने लोग आए थे? ट्रस्ट वक्फ बोर्ड के 3 लोग आए थे और बकिया जो है नायब तहसीलदार, लेखपाल वगैरह आए थे। तो वहीं राम मंदिर निर्माण में सहभागिता के जरिए विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को जोड़ने की योजना बनाई है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप की ओर से चलाए जाने वाले जन जागरण अभियान के जरिए 10 करोड़ परिवारों को राम मंदिर निर्माण से जोड़ने की योजना है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश के 4 लाख गाँवों में भ्रमण करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा की माने तो यह कार्यक्रम पूर्व के शिला पूजन कार्यक्रम के पैटर्न पर ही चलाया जाएगा, जिसमें देश भर के 4 लाख गांव के 10 करोड़ परिवारों को जोड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित किया जाएगा। उनका कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के शांत होने के बाद इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने अपने तंत्र के साथ समाज में जो जाकर ₹1.25 और एक शिला प्राप्त की थी और गांव-गांव में शिला पूजन हुक्का कार्यक्रम हुआ था 8 नवंबर 1989 को। ठीक उसी के आधार पर जो है अब ट्रस्ट का गठन हो गया 2020 में और इस ट्रस्ट गठन के उपरांत जो है अब योजना बनी है कि विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गाँव तक जाएगी और 10 करोड़ लोगों से संपर्क करके उनसे निवेदन करेगी कि आप ट्रस्ट में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि मंदिर बनना है और स्वाभाविक है कि ऑनलाइन लोग भेज सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वहाँ तो कार्यकर्ता ही जाकर ले सकता है उनसे धन, और एकत्रित करने के उपरांत जो है उसको यथावत जिस स्थान पर देना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को, उस स्थान उस ट्रस्ट को सौंपने के उपरांत जो है उन दानदाताओं को रसीदें, उन दानदाताओं को जो है प्रसाद, इस प्रकार से भी उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरा तो मानना ये है कि भगवान राम समन्वयवादी थे, सामाजिक समरसता के उपासक थे, सामाजिक समरसता का उन्होंने सूत्रपात किया, तो ऐसे में जो है समाज एक सूत्र में बंधे, ये भी एक प्रयास है इस चंदे के माध्यम से जोड़ना उसको। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।